लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश, ठंडी हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और दीगर इलाकों में बादलों की इनिंग्स। सफेद मोतियों ने भी वादियों के हुस्न को चार चांद लगा दिए। पहाड़ों पर बर्फबारी से हर तरफ सफेदी ही सफेदी। मलिका कौसार मरी ने फिर सफेद चादर ओढ़ ली। मुल्क में कोरोना के जोर में कमी। मोहलिक वायरस मजीद 14 अफराद की जानें ले गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 53,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 1,207 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.25% रही। यूक्रेन में फंसे सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा को मसीहा का इंतजार। तलबा ने पाकिस्तानी सफारत खाने के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। इल्जामात लगाते हुए कहा, यूक्रेन में अफरा तफरी का आलम है। पाकिस्तानी हुकूमत के इकदाम कहीं नजर नहीं आए। सफारत खाने से फोन पर राब्ते के बावजूद किसी को मदद नहीं मिली। कल पोलैंड पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ PIA का यूक्रेन में मौजूद 1000 पाकिस्तानी तलबा के वतन वापसी के लिए ऑपरेशन तैयार। PIA का बोइंग 777 तैयारा पोलैंड से तालिब इल्म को वतन वापस लाएगा। रूस का जंग रोकने से इनकार। यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद वीटो कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारियत की मजम्मत और फौजों के फौरी इनखला का मुतालबा किया गया। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, रूसी फौजियों को बैरक्स में वापस जाना चाहिए। मॉस्को समेत दुनिया भर में रूसी हमले के खिलाफ मुजाहरे। मॉस्को में मुजाहिरीन का यूक्रेन पर हमले बंद करने का मुतालबा। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कार्रवाई। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका के कई शहरों में भी रूसी हमले के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। PFUJ का पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ 28 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने अपने बयान में कहा, मुजव्वज़ा कानून ड्रैकोनियन लॉ और मीडिया का गला घोंटने के मुताबिक है। PFUJ इस कानून के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज करेगी। में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब हम बात करेंगे कुछ स्टार्टअप्स के हवाले से। आपको बताएं कि दुनिया की तरह पाकिस्तान भी जब कोविड से शदीद मुतासिर हुआ तो हजारों लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे और बेरोजगार हो गए। ऐसे में जो सबसे ज्यादा हमने एक ट्रेंड देखा वो नजर आया स्टार्टअप्स का। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की अगर हम फंडिंग की बात करें तो गुज़िश्ता साल $300 मिलियन से जायद रही और सबसे ज्यादा सरमाया जो था वो हेल्थ और टेक इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में हुई और साथ साथ उन्होंने पैसे भी कमाए। पाकिस्तान की 64% आबादी की अगर हम बात करें तो वो नौजवानों पर मुश्तमिल है और अगर एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 10,000 से ज्यादा ऐसे नौजवान हैं जो कंप्यूटर ग्रेजुएशन करते हैं, जो बेरोजगारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बिजनेस प्लान्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो इन्वेस्टमेंट या सरमाया नहीं होता। गैर मुल्की कंपनी से वो किस तरह से सरमाया हासिल कर सकते हैं, मुल्की इकॉनमी अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं, तरीका क्या है। जो लोग बिजनेस जिन्होंने स्टार्टअप किया वो उन्होंने एक्सेल कैसे किया और जो खुदा ना खास्ता इसमें कहीं ना कहीं उनको एक धचका लगा तो उसके पीछे क्या वजह थी कि जो उनको नुकसान हुआ, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो इसी सारे इस मामले के ऊपर, इस मौजू के ऊपर हमने बात करने के लिए एक बड़ी मौजू शख्सियत है, उनको हमने इन्वाइट किया। हमारे साथ अर्जिश आजम मौजूद हैं जो कि CEO हैं इजाद लैब्स के। एक खुद भी उन्होंने ओबियसली कामयाब स्टार्टअप चला रहे हैं। विद दैट ही इज़ इन अ पोजीशन जो कि हमें गाइड कर सकते हैं और खासतौर पर जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे स्टार्टअप्स पे काम कर सकते हैं। अर्जिश, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपको वेलकम भी इनफैक्ट करते हैं एक्सप्रेसो। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, या फिर जो आम आदमी है जिसका इतना वास्ता नहीं है वो स्टार्टअप्स के ऊपर कैसे काम करे, वो डिफरेंस कैसे करे एक स्टार्टअप के बीच में और एक कन्वेंशनल बिजनेस टाइप के बीच में। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। आपने बिल्कुल सही बात की कि स्टार्टअप्स जो हैं वो कोविड में बड़ा उन्होंने ग्रो किया और स्पेशली आई थिंक पाकिस्तान में, जो कि पहले शायद स्टार्टअप के लिए ग्लोबली इतनी इंपॉर्टेंट मार्केट नहीं थी जितना बहुत से और मुल्कों में बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है।
लेकिन अब वो बन गई है। पिछले साल में को $370 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी स्टार्टअप ने रेस किया, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। उससे पहले पूरे 5 साल में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी। तो ये कोई सरप्राइजिंग लेवल की ग्रोथ इसमें हो रही है, और इसी वजह से इसमें यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत मौजूद है। तो जो बेसिक डिफरेंस स्टार्टअप में या किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में है, वो एसेंशियली ग्रोथ का है। अगर आप एक रेस्टोरेंट बना लें या एक बार्बर शॉप बना लें, तो आपको एक एरिया या पूरा शहर कवर करने के लिए ऐसी तो 100, 1000, 1 लाख दुकानें चाहिए होंगी अगर आप कराची में। बिल्कुल। लेकिन एक आप ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर बना लें, दराज है, बुकिंग है, बहुत से और एग्जांपल्स हैं, Amazon.com है, तो वो एक वेबसाइट ही जो है वो इतना ग्रो कर जाती है कि पूरे मुल्क को या पूरी दुनिया को वो सर्व करती है। तो ये जो ग्रोथ का पोटेंशियल है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन अ स्टार्टअप इन अ बिजनेस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमने अपने इंट्रो में भी कहा अजीज साहब जी कि जिस तरह से हम अपने आबादी को देखते हैं, नौजवान है, बहुत सारे 64% आबादी का हिस्सा है, हर साल मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर दे एक्सेल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो स्टार्टअप या आइडियाज़ की बात सोचते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है उनके लिए इन्वेस्टमेंट या फंड्स का होता है, और उनको अरेंज करना और उनके लिए कोई सरमायाकार जो उनको विलिंगनेस शो करे, एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये जो फाइनेंसेस हैं, इनको अरेंज करना एक स्टार्टअप के लिए किस तरह से गाइड कर सकते हैं आप? जी, तो बिल्कुल आपकी सही बात है। आप एक स्टार्टअप, आपके पास आइडिया है, आप में स्टार्ट करें, तो आपके पास लिमिटेड फाइनेंसेस होते हैं, लेकिन फिर कोई इन्वेस्टर आपको चाहिए होता है। लकीली अब ये कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। एक तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो VCs हैं, जिन्हें हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, पाकिस्तान में लोकली भी बहुत से मेजर ग्रुप्स हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टार्टअप। लेकिन ये कि बहुत से इंटरनेशनल फॉरेन एंटिटीज हैं जो अब आके पाकिस्तानी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही बहुत से प्रोग्राम्स मौजूद हैं एक यंग एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए। जिस तरह ऑलमोस्ट हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इनक्यूबेटर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के इनक्यूबेटर्स हैं 5 कैपिटल में पाकिस्तान के, सारी यूनिवर्सिटियों में अब टेक इनक्यूबेटर्स मौजूद हैं। तो उनका मकसद ये है कि जब आप शुरू करें और आप अगर इन्वेस्टमेंट के काबिल अगर नहीं हुए तो आपको सपोर्ट तो फिर भी चाहिए, तो आप इन इदारों में जाते हैं जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री हैं, आप अप्लाई करते हैं। और अब क्योंकि वो इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो आप जहां भी हो आपको किसी न किसी इंक्यूबेटर में स्पेस, मेंटरशिप, सपोर्ट और वो एक्सपर्टीज जो आपको चाहिए अपना बिजनेस इनिशियली सेटअप करने के लिए, वो मिल जाएंगे। और फिर यही इंक्यूबेटर जो है आपकी मदद भी कर देते हैं उन सारे इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करने में जिन्होंने ऑलरेडी सिमिलर स्टार्टअप्स को या सिमिलर बिजनेसेस को सपोर्ट किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली जब आपने एक स्टार्टअप कर लिया, आपको फाइनेंसेस मिल गए, तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि जब अगर आपने अपने लिमिटेड फाइनेंसेस के साथ किया है या आपने किसी इन्वेस्टर के साथ किया है, तो आपका स्टार्टअप जो है वो आगे जाके कामयाब हो, उसमें जो सक्सेस रेशो है वो बढ़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आते तो बहुत बूम के साथ हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लेटर जब स्टेज पे जाते हैं तो उनमें एग्जैक्टली सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर उनमें नहीं रहता। सो एक स्टार्टअप को कामयाब बनाने के लिए क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो एक इंसान को माइंड में रखनी चाहिए? एक तो आपने एक पहले वाले जवाब में भी एक्सप्लेन की, लेकिन स्टिल हम चाहेंगे इसको मजीद आप एलैबोरेट करें। जी, आई थिंक कुछ बड़े की फैक्टर्स हैं। एक तो आपकी टीम है कि जब आप कोई भी चीज लेकर चलते हैं तो किन लोगों को आप साथ लेकर चल रहे हैं, आपकी टीम का पार्ट कौन है, क्या वो भी उस प्रॉब्लम के बारे में, उस आइडिया के बारे में उतने ही पैशनेट है। आई थिंक सबसे बड़ा जो रीजन फेलियर का है दुनिया में, वो टीम का, या टीम्स टूट जाती हैं, नहीं मिलती हैं, उनके आइडियाज नहीं मिलते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है, जिस तरह पहले बताया, वो बिजनेस मॉडल का कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी कंपनी बना रहे हैं, क्या कस्टमर उसके लिए पे करना चाहता है? तो वैसे तो बहुत आसान है, आपके यहाँ एक फ्री सर्विस आ जाए, सारे साइन अप करने को, लेकिन जब आप चार्ज करना शुरू करेंगे तब आपको पता लगता है कि क्या एक्चुअल में भी लोग इसका पे करेंगे। और इसके साथ साथ ही जो एक्सपीरियंस है, जो मेंटरशिप है, आई थिंक वो बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि जब आप एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, बड़ी एक न्यू टेरिटरी होती है, आपको भी नहीं आइडिया, अक्सर ये सोल्यूशंस जो हैं वो यूनिक भी होते हैं, तो उसकी सिमिलर एग्जांपल्स भी नहीं है। तो फिर अगर आप उन एंटरप्रेन्योर से मेंटरशिप एडवाइस लें जिन्होंने पहले स्टार्टअप बिल्ड किए हों, क्योंकि वो उसी तरह की जर्नी से गुजर चुके हैं, वो आपको कुछ ऐसी एडवाइस देते हैं, कुछ गाइडेंस साथ साथ देते हैं, जिससे कि आपके सक्सेस रेट डेफिनेटली ज्यादा हो जाए। ओके, अर्ज़, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हुकूमती पॉलिसीज का भी है। हमें लगता है कि जब तक हुकूमत किसी सर्टन प्रोजेक्ट के ऊपर
हाथ नहीं रखती या उसको इनकरेज नहीं करती, उस कल्चर को नहीं लेके आती। जैसे रिसेंटली एक क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम इमरान खान साहब ने शुरू की, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वेव चली और लोगों ने पौधे लगाने शुरू किए और सब सूबों ने लगाने शुरू किए, कल्चर बना और अच्छा कल्चर है। इसी तरह ये स्टार्टअप्स का कल्चर भी जब तक इसको हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं होती या हो सकती, तो उस वक्त तक मुझे लगता है कि शायद इतना ग्रो ना करे जितनी इसके अंदर पोटेंशियल है। इस पे आपका क्या ख्याल है? हुकूमती पॉलिसी, हुकूमती सरपरस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए? जी, तो क्योंकि मैं अपने एक रोल में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एडवाइस भी करता हूँ कि स्टार्टअप टेक्नोलॉजी पे किस तरह हुकूमत ज्यादा बेहतर पॉलिसीज बना सकते हैं, और अब एक नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी बनाएगी जिसका सारा थीसिस ये है कि किस तरह जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो एक कल्चर है, उसको ग्रो किया जाए, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इनवाइट करके करना है या लोकल इंक्यूबेटर्स बनाने हैं, फंड बनाने हैं या ट्रेनिंग पे काम करना है। लेकिन एक आई थिंक पिछले कई सालों से हुकूमत ने बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जो स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें, ना सिर्फ फेडरल के लेवल पे बट ऑल्सो प्रोविंशियल हुकूमतों ने भी बहुत से इनिशिएटिव्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंक्यूबेटर्स, ये सारा सेटअप किया, जिसमें कि इस टाइम पे हुकूमत की तरफ से एक बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट मौजूद है स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है। और इन दी एंड हमें ये भी मालूम पड़ा है कि मार्च के अंदर देयर इज अ कॉन्फ्रेंस हैपनिंग विद द टाइटल फ्यूचर फेस्ट, जिसमें इसी किस्म का जो स्टार्टअप का रुझान है उसको फोकस किया जा रहा है। थोड़ा इस हवाले से हमें भी बताइए, और ऐसे इवेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं इस स्टार्टअप कल्चर के को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा इसकी तरवीज के लिए आम लोगों के अंदर? जी बिल्कुल। तो हम मार्च 25, 26, 27 को इस्लामाबाद में फ्यूचर फेस्ट 2022 के नाम से एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो कर रहे हैं। इसमें कुछ 300 से ज्यादा स्पीकर्स आएंगे पूरे पाकिस्तान से, बल्कि 50 स्पीकर्स इंटरनेशनली आ रहे हैं। बहुत से ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिनकी हमने बात की, ये फिजिकली पाकिस्तान आ रहे हैं ट्रैवल करके इस इवेंट के लिए और पाकिस्तानी स्टार्टअप से मिलने। इसके साथ साथ कुछ 30,000 से ज्यादा लोग इस इवेंट को अटेंड करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेज। और हम बिल्कुल, और 3 कॉन्फ्रेंसेस जो है हम इन पैरेलल करें। हम ई कॉमर्स की बात करेंगे, स्टार्टअप्स की, फंड रेजिंग की, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की